हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अलीमुद्दीन शेख कौदरी और मैं आज एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। और इसके पहले आप लोगों ने जेनेटिक्स के विषय में पढ़ा, तो आज मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स बताने चल रहा हूं, जिसके विषय मैंने आपको बताया कि आपने ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में पढ़ा, जिनकी थियोरी 1866 में 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल की थियोरी आई। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी थियोरी में स्पष्ट कर दिया था कि लाइक विडगेट्स टेंड्स टू द लाइक, माता पिता जैसी ही संतानें होती हैं। और उन्होंने अपनी इस थियोरी में यह भी क्लियर किया कि फर्स्ट जनरेशन की थियोरी क्या है, सेकंड जनरेशन की थियोरी क्या है, थर्ड जनरेशन की थियोरी क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स क्या है। आइए देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले और ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद, माने ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले की थियोरी क्या रही है और ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद की थियोरी क्या रही है। तो इसका क्या स्पष्टीकरण दिया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल की पहले क्या लोग मानते रहे, क्या साइंटिस्ट मानते रहे, किस प्रकार से मानते रहे कि जीव से जीव की उत्पत्ति हुई। क्योंकि जब बायोजेनेसिस थियोरी आई तो क्लियर हो गया कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होगी। तो लोगों का क्या सिद्धांत था, क्या मत था, कैसे वो मानते रहे कि ये बायोजेनेसिस थियोरी ही प्रूफ है, सही है। आइए एक एक करके इसके विषय में देखा जाए। तो मैंने बताया अभी आपको कि सबसे पहले हम जो आज का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं वह हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में आइए देखते हैं। सबसे पहले बताया मैंने वाइपर थियोरी, जिसको बौधायन पाइथागोरस ने दिया है। वाइपर थियोरी को बौधायन पाइथागोरस ने दिया है और 500 बीसी, इस बात का ध्यान रखें, 500 बीसी में दिया गया। दूसरी थियोरी है सीमेन थियोरी, इसको एम्पिडोक्लीज ने दिया है 1495 टू 1435 बीसी। यह है सीमेन थियोरी, जिसको एम्पिडोक्लीज को द्वारा दी गई। थर्ड थियोरी है फ्लूइड थियोरी। फ्लूइड थियोरी को एरिस्टोटल ने दिया है, अरस्तु जिसको कहते हैं, अरस्तु ने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है 384 टू 322 बीसी। और फोर्थ थियोरी है, देख रहे हैं आप, प्रीफॉर्मेशन थियोरी। प्रीफॉर्मेशन थियोरी इसको सर एंटनी वान लीवेनहॉक और हैम, सर एंटनी वान लीवेनहॉक और हैम ने दिया है 1677 में। तो माय डियर फ्रेंड, जरा सा ध्यान देने योग्य बात यह आ रही है कि 384 से लेकर के 322 एरिस्टोटल के बाद अगर कोई थियोरी आई है तो सर एंटनी वान लीवेनहॉक की आई और 1677 में आई। तो क्या जेनेटिक्स के विषय में इतने समय तक का कोई इतिहास नहीं रहा है? अगर जेनेटिक्स के विषय में इतने समय तक का हमको कोई इतिहास नहीं मिलता है, तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि यही साइंस का गैप फेज माना गया, डार्क एज ऑफ साइंस माना गया, अंधकार युग माना गया, विज्ञान का यह अंधकार युग माना गया। इतने समय अंतराल में लगभग मान कर चलिए कि जो और भी जगहों से हमको एविडेंस मिलते हैं, उसके आधार पर 1200 से लेकर के 1300 1200 टू 1300 ईयर तक साइंस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ना तो हमारे फिजिकल साइंस में डेवलपमेंट हुआ, ना तो फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ, ना तो केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, ना तो बायो में डेवलपमेंट हुआ। कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो इसी फेज को हमने कहा कि गैप पीरियड है। और इस गैप पीरियड के बाद आइए देखते हैं फिर यहाँ पर थियोरी जो आती है प्रीफॉर्मेशन थियोरी, जिसको सर एंटनी वान लीवेनहॉक, जिन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा, बैक्टीरिया वगैरह को देखा, सूक्ष्म जीवों को देखा, और उनके साथ हैम नाम के साइंटिस्ट ने 1677 में अपनी थियोरी को प्रोसीड किया। अगली थियोरी है पार्टिकुलेट थियोरी। पार्टिकुलेट थियोरी दिया है, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलेट थियोरी के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पार्टिकुलेट थियोरी, इसको कणिका सिद्धांत बोला गया। पार्टिकुलर मींस कणिका होता है, कणिका सिद्धांत बोला गया। और कणिका सिद्धांत को दिया है जो है मोपर्टियस ने दिया है, इसको मोपर्टियस ने दिया है। और यह थियोरी दी गई है 1698 से लेकर के 1759 तक। और इसके बाद आप देखिएगा अगली थियोरी आ रही है। अगली थियोरी के विषय में बताया गया इनकोसमेंट थियोरी। इनकोसमेंट थियोरी जो दी गई, इसको चार्ल्स बोनेट ने दिया है। चार्ल्स बोनेट ने दिया है इन 1720 टू 1793,
1720 टू 1793 में। उसके बाद की थियरी है थियरी ऑफ इपिजेनिक्स, इसको वोल्फ नाम के साइंटिस्ट ने दिया है 1738 टू 1798। और लास्ट में आता है पेंजेनेसिस थियरी, पेंजेनेसिस सिद्धांत। इस थियरी को दिया है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया तो 1868 में दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद की जो थियरी आती हैं वे आधुनिक थियरी के नाम से जानी गई। और आधुनिक थियरी में आप लोगों ने ढेर सारे साइंटिस्टों के नाम पढ़ा, जिसमें जो है क्यूबियर भी आते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर भी आते हैं, ढेर सारे साइंटिस्ट आते हैं इसके विषय में, सटन और वेवेरी आते हैं। एट लास्ट में जाकर के जो 1999 में इयान हैंडम ने अपनी थियरी को दिया, और 1999 में एक साइंटिस्ट और हैं डनहाइम, इन्होंने भी अपनी थियरी को दिया और अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया। इन्होंने यह देखा कि सामान्य रूप से कि मनुष्य के अंदर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पूरी तरह से डिस्कशन किया है, और डिस्कशन करके स्पष्ट कर दिया कि इसमें लगभग 33.5 लाख केमिकल हैं, 33.5 लाख रासायनिक अवयव हैं इसमें। तो ये थियरी आई है एट लास्ट में 1999 मींस हम ये कहें कि सन 2000 की थियरी है ये। तो आइए एक एक करके हम सबसे पहले कुछ सिद्धांतों का वर्णन करते चलें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी। माय डियर फ्रेंड्स, आल्सो यू हैव डिस्कस्ड इट, और हमने अपने YouTube चैनल पर अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल पर ऑलरेडी इस ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को अपलोड कर रखा है। तो आप लोगों ने देखा कि ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने अपनी थियरी से स्पष्ट कर दिया था। इन्होंने 3 बेसिस ऑफ थियरी दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको कहा गया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ पृथक्करण का नियम कहा गया, और लास्ट का है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये तीनों नियमों की व्याख्या ऑलरेडी मैं अपने YouTube चैनल पर अलीमुद्दीन शेख कादरी नामक YouTube चैनल पर ऑलरेडी मैं इसका डिस्कस कर चुका हूं। आइए फिर आगे देखते हैं इस थियरी में, अगली थियरी में क्या बताया जा रहा है, कौन से नए पॉइंट इसमें आए। तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिस्ट्री आपको देखना, जेनेटिक्स का जो है आनुवंशिकता का इतिहास आपको देखना है। आइए पहली थियरी में देखते हैं वेपर थियरी, जिसको पाइथागोरस ने दिया है 500 BC। माय डियर फ्रेंड्स, वेपर थियरी जो होती है ये क्या है? एक ग्रीक साइंटिस्ट पाइथागोरस थे, ग्रीक साइंटिस्ट पाइथागोरस, इन्होंने अपने वेपर थियरी में स्पष्ट कर दिया कि जब क्वाइटस कंडीशन होती है, मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पर मेल के अंदर से कुछ वेपर, कुछ वाष्प जो होते हैं वो फीमेल में इंटर करते हैं, जिसके द्वारा एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मेल से कुछ वाष्प ऐसे होते हैं जो फीमेल में इंटर करते हैं, और यस एट लास्ट उन्होंने यह भी कहा जिसमें फीमेल का कोई भी रोल नहीं होता। बौधायन पाइथागोरस ने स्पष्ट अपने शब्दों में लिखा कि उसमें माता का कोई योगदान नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहली थियरी दी जा रही है बौधायन पाइथागोरस के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पिता के द्वारा होती हैं, इसमें माता का कोई योगदान नहीं होता है। अर्थात पिता से भी उन्होंने दिया अपनी थियरी में कि पिता के अंदर से भी कुछ ऐसे वाष्प निकलते हैं, वेपर्स निकलती हैं, जो कि माता के शरीर में प्रवेश करती हैं और उसी से नए संतानों की उत्पत्ति होती है। यह सिद्धांत दिया है बौधायन पाइथागोरस ने। क्लियर हो गया? तो इसको कहा गया वेपर थियरी। समझ आया ना? इसको कहा गया वेपर थियरी या वाष्प सिद्धांत दिया गया। ये दूसरा सिद्धांत देखते हैं, सीमेन थियरी। सीमेन थियरी को कहा जाता है शुक्र सिद्धांत। शुक्र सिद्धांत, सीमेन थियरी, शुक्र जिसको शुक्राणु कहते हैं, तो उससे से लिया गया शुक्र। शुक्र सिद्धांत क्या होता है, इसमें जरा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो शुक्र सिद्धांत के अनुसार इसमें यह बताया गया कि माता और पिता के शरीर से कुछ शुष्क और शुक्र पदार्थ के मटेरियल, कुछ शुष्क और शुक्र मटेरियल निकलते हैं माता और पिता के शरीर से, जिनके संयुग्मन से नई संतानों की उत्पत्ति होती है। जिनके संयुग्मन से नई संतानों की उत्पत्ति होती है। इस थियरी को दिया है एम्पिडोक्लीज ने, और यह दिया है 495 टू 433 BC में। आइए थर्ड थियरी को देखा जाए, फ्लूइड थियरी।
जिसको एरिस्टोटल ने दिया। माय डियर फ्रेंड, एरिस्टोटल की थियरी को सबसे इंपॉर्टेंट थियरी हमेशा हर जगह में माना जाता रहा, क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे एरिस्टोटल का नाम आप पहले पाएंगे। एक महान फिलोसोफर एरिस्टोटल थे। इन्होंने अपनी थियरी में क्या बताया, एरिस्टोटल की थियरी में क्या बताया? एरिस्टोटल ने बताया कि माता और पिता के शारीरिक भागों से उत्पन्न शुक्र जो होते हैं, उन्हीं से ही माता और पिता के शारीरिक भागों से, किस भाग से इन्होंने नाम नहीं लिया, माता और पिता के शारीरिक भागों से जो एक विशेष प्रकार के शुष्क पदार्थ होते हैं, जिनसे एक नई संतान की उत्पत्ति होती, अर्थात माता और पिता दोनों इसमें सहयोग करते हैं। अर्थात इस थियरी के तहत अगर हम देखें, फ्लूइड थियरी के तहत एरिस्टोटल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा दी गई थियरी को देखें, तो हमको इस थियरी में कुछ न कुछ जो इंप्रूवमेंट जरूर मिलता है कि इसमें माता और पिता दोनों का योगदान आ रहा है। लेकिन दोनों के योगदान में यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें किस प्रकार, क्योंकि उस समय ना तो जीन की खोज हुई थी, न ही किसी प्रकार के किसी और केमिकल्स की खोज हुई थी। तो इन्होंने जो अपनी थियरी में प्रोसीड किया, जो अपनी थियरी में दिया, इन्होंने सिर्फ इतना ही दिया एरिस्टोटल ने कि माता और पिता दोनों भाग लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि माता और पिता के शरीर के किसी भी अंग से शुष्क भाग उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं शुष्क अंग जो है पदार्थों के कॉम्बिनेशन से, संयुग्मन से एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। यह थियरी दिया गया जो है, इस थियरी को दिया गया जो है। और अरिस्टोटल ने क्या कहा? फ्लूइड थियरी, ऐसे तरल द्रव्य है, यो शुष्क थियरी में है लेकिन तरल द्रव्य में है, ऐसे तरल फ्लूइड थियरी है ये। फ्लूइड मतलब होता है तरल, तरल सिद्धांत, अर्थात माता और पिता के शरीर से जो एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थों का जो स्राव होता है, और इन्हीं तरल पदार्थों, नाम नहीं दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यह कहा गया कि माता और पिता से विशेष प्रकार के तरल पदार्थों का स्राव होता है, और इन्हीं तरल पदार्थों के स्राव से, जिस तरल पदार्थों का स्राव कहाँ होता है, कब होता है, उन्होंने बताया, स्पष्ट कर दिया। एरिस्टोटल ने स्पष्ट कर दिया कि जब एक क्वाइटस की कंडीशन होती है, मैथुन की क्रिया होती है, ऐसे कंडीशन में माता और पिता के शरीर से एक विशेष प्रकार के तरल का स्राव होता है, और उन्हीं स्राव से एक जो है, एक नए जो है भ्रूण का जन्म होता है, एक नया जो है भ्रूण बनता है, जो कि उन्होंने हर जीव के विषय में कहा, चाहे वो स्तनधारी का कोई भी जीव हो, स्तनधारी का कोई भी जीव हो, जबकि माता और पिता दोनों के शरीर से निकले हुए तरल पदार्थ, अर्थात माता के शरीर का तरल पदार्थ और पिता के शरीर का तरल पदार्थ, दोनों का कॉम्बिनेशन माता के शरीर में होगा, न कि पिता के शरीर में होगा। इस बात का ध्यान रहे। तो तरल पदार्थों का सिक्रीशन हो रहा है और इन्हीं का कॉम्बिनेशन हो रहा है। इस थियरी को अगर प्रोसीड किया है तो एरिस्टोटल ने किया है, और इन्होंने कहा कि ये ड्राई में होते हैं, इनका जो बेस होता है फ्लूइड नेचर में, तरल हैं, लेकिन ऐसे भी तरल हैं जो कि अर्ध ठोस के रूप में होते हैं, अर्थात सेमी सॉलिड के रूप में होते हैं। तो इस थियरी में जो है आपने देखा कि स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया। अब यह क्लियर नहीं किया जा रहा कि क्या स्थिति है, कि वो लिक्विड, वो फ्लूइड क्या है, अभी इसका नाम नहीं दिया गया। सिर्फ यह कहा गया कि ऐसा लिक्विड है जो नई संतान को उत्पन्न कर सकता है, एक विशेष प्रकार का ऐसा द्रव है माता और पिता के शरीर से जो कि एक नई संतानों की उत्पत्ति कर सकता है। इस थियरी को दिया गया। आगे देखते हैं प्रीफॉर्मेशन थियरी। प्रीफॉर्मेशन थियरी जिसको कहा गया जो है प्रीफॉर्मेशन, जिसको कहा गया पूर्वोत्पादन सिद्धांत। पूर्वोत्पादन सिद्धांत को दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इस सर एंटनी वान लीवेनहॉक और हैम नाम के साइंटिस्ट ने दिया इसको 1677 में, अर्थात एडी में पहली थियरी आ रही। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले बिफोर क्राइस्ट था, बीसी था, एडी में पहली थियरी आ रही है सर एंटनी वान लीवेनहॉक के द्वारा। क्यों? क्योंकि सर एंटनी वान लीवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को बनाया, और माइक्रोस्कोप को बनाकर जब उन्होंने मेढक के जर्मप्लाज्म को देखा, फ्रॉग के जर्मप्लाज्म को देखा, तो वहां पर से इनके थियरी में कुछ चेंजिंग आई। तो इन्होंने अपनी थियरी में स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि इसमें एक विशेष प्रकार के स्पर्म होते हैं। अब यहां पर देखिए स्पर्म नाम आ गया, यहीं से जो आधुनिक थियरी आई है, यहीं से स्पर्म नाम आया है
कि माता और पिता के शरीर से कुछ विशेष प्रकार के स्पर्म होते हैं जो कि आपस में आकर के ये संयुग्मित होते हैं, अर्थात आपस में आकर के कम्बिनाइज करते हैं, जोड़े बनाते हैं। जब इन तरल पदार्थों के जोड़े बनते हैं तो यही जोड़े जो है एक नई संतान के भ्रूण के रूप में माता के शरीर के उदर के अंदर जन्म लेते हैं। अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कंडीशन आ गई। किसके द्वारा बताया गया? सर एंटनी वॉन लीवेनहॉक और हैम के द्वारा बताया गया। ध्यान दीजिएगा, सर एंटनी वॉन लीवेनहॉक और हैम ने अपनी थियरी को बताया है। स्वामेल्डम साइंटिस्ट ने इसी थियरी को जो है मेढक के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया और हॉर्टसाइकर नामक साइंटिस्ट ने 1694 में हॉर्टसाइकर ने अपनी थियरी में देखा और कहा कि नहीं, यह जो है एक शुक्र जनन सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें शुक्राणुओं का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसमें स्पर्म का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए इस थियरी का नाम दिया गया शुक्र जनन सिद्धांत। फिर यहां पर आगे देखते हैं, हम अगली थियरी पर आते हैं। अगली थियरी जो दी जा रही है वह है पार्टिकुलेट थियरी, जिसको पार्टिकुलेट थियरी, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलेट थियरी नाम दिया गया। पार्टिकुलेट जिसको कहा गया कणिका सिद्धांत, नाम नोट करिएगा, पार्टिकुलेट थियरी को कणिका सिद्धांत नाम दिया गया है। मोपाइटियस, साइंटिस्ट का नाम मोपाइटियस, इन्होंने बताया कि द्विक जननिक सिद्धांत यह होता है जिसमें माता और पिता दोनों भाग, द्विक जननिक माने दोनों से जनन होता है, जनन अकेले संभव नहीं है। जनन जब होता है तो उसमें दोनों भाग लेते हैं, अर्थात माता और पिता दोनों भाग लेते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के कॉम्बिनेशन से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अर्थात ये माता के अंदर से गैमीट और पिता के अंदर से गैमीट, इन दोनों के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं गैमीटों का फ्यूजन होता है। इन्हीं, ध्यान दीजिएगा, ये थियरी आज की थियरी से बहुत ज्यादा जो है मैच कर रही है। ये थियरी आधुनिक थियरी से बहुत ज्यादा मैच कर रही है। आप लोग इस विषय में ध्यान दीजिएगा। तो माता और पिता के अंदर से जो गैमीट जो कि हैं, युग्मक जो कि है, युग्मकों में स्पर्म और ओवम दोनों आते हैं। तो स्पर्म ये मेल गैमीट के रूप में आता है, ओवम फीमेल गैमीट के रूप में आता है। तो माता और पिता के शरीर से उत्पन्न स्पर्म और ओवम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक विशेष प्रकार के जो है जाइगोट, एक विशेष प्रकार के युग्मनज का निर्माण होता है, एक विशेष प्रकार के जाइगोट का निर्माण होता है। और यही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करता है, बड़ा होता है, विकसित होता है। और यह अगर जो है विविपैरस है तो बॉडी के अंदर होगा, ओविपैरस है तो बाहर होगा। अर्थात अंडयुजी है जो अंडे को देते हैं, तो ये अंडे के अंदर ये थियरी चलेगी। और जो विविपैरस हैं जो कि जरायुजी हैं, जो कि जिनके बॉडी के अंदर ये थियरियां चल रही हैं, यूटेरस में ये थियरियां चल रही हैं, उनको विविपैरस बोला गया। जो ऐसे सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये शुक्राणु ही हैं जो कि माता पिता से प्राप्त होते हैं, आते हैं और वे आकर के एक दूसरे के साथ कॉम्बिनाइज करते हैं, संयुग्मित होते हैं और इनके विशेष प्रकार के संयुग्मन से जो है एक नई संतान की उत्पत्ति होती है। ध्यान रहे कि ये जो फ्लूइड माता और पिता से आ रहे हैं, ये फ्लूइड एक कणिका के रूप में होते हैं, ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं, पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। इसीलिए इस थियरी को दिया गया पार्टिकुलेट थियरी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछता है कि इस थियरी को पार्टिकुलेट थियरी क्यों कहा गया, कणिका सिद्धांत क्यों कहा गया, तो आप बताएंगे इस थियरी को कणिका सिद्धांत इसलिए कहा गया कि यहां पर जो है एक स्पष्ट किया गया कि यहां पर माता और पिता के शरीर से कुछ कणिकाएं आती हैं। उन कणिकाओं का नाम यह स्पष्ट नहीं किया गया। एक कुछ कणिकाएं आती हैं जिनमें से जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अर्थात वे कणिकाएं जिनके द्वारा जीव जो है उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात पिछली धारणाएं जितनी भी रही हैं उन सारी धारणाओं को यहाँ पर खंडित कर दिया गया। अर्थात क्वार्टस की क्रिया में गैमीट का कॉम्बिनेशन होता है। क्वार्टस की क्रिया में जो है मेल और फीमेल दोनों के अंदर से जो गैमीट का कॉम्बिनेशन हो रहा है वो यूटेरस में कॉम्बिनेशन हो रहा है और वहां पर जो है जाकर के डेवलपमेंट हो रहा है, एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, एक भ्रूणी विकास हो रहा है, एक भ्रूण का, एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। इस थियरी के बाद आइए देखते हैं अगला देखा जाए इनकेसमेंट थियरी आती है। इनकेसमेंट थियरी, ध्यान दीजिएगा, इनकेसमेंट थियरी जिसको स्कैटमैन थियरी के नाम से जाना गया, इस थियरी को दिया है चार्ल्स बोनेट ने। किसने दिया है? चार्ल्स बोनेट ने दिया है 1720 और से लेकर के 1793 तक। चार्ल्स बोनेट ने अपनी थियरी में क्या क्या, इनकेसमेंट थियरी में क्या बोला गया, इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है।
इनके द्वारा यह कहा गया कि माता और पिता जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस विशेष प्रकार के शुक्राणुओं के वाहक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ यार कैरियर बोला गया। माता और पिता ये जो है एक विशेष प्रकार के शुक्राणुओं के वाहक होते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से एक नया भ्रूण बन जाता है, जिनके शुक्राणुओं के मिलने से एक नए भ्रूण की रचना हो जाती है, एक नए एम्ब्रियो की रचना हो जाती है। और यही एम्ब्रियो का रेगुलर क्लीवेज होता रहता है, लगातार डिवीजन होता रहता है, और रेगुलर क्लीवेज होने से ये मल्टी सेलुलर में हो जाते हैं, बहुकोशिक में हो जाएंगे। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में आ जाएंगे, एक बहुकोशिक के रूप में आ जाएंगे, तो ये फिर नया फीटस फॉर्म कर देते हैं। और फीटस नाम अभी नहीं दिया गया है, परंतु आज की थियोरी के अनुसार ये माना जा रहा है कि उस समय जो उन्होंने कहा था उसकी मीनिंग यही थी कि माता और पिता के शरीर से जो ये पार्टिकल निकल रहे हैं, इन्हीं के क्रिया के, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक फीटस का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ऐसे युग्मनज का निर्माण हो रहा है जो कि आधुनिक थियोरी को आकर के जो है विशेष रूप से आकर के कॉम्बिनाइज कर देता है, जोड़ देता है। अगला देखिएगा, अगली थियोरी दिया जा रहा है थियोरी ऑफ एपिजेनिक्स। थियोरी ऑफ एपिजेनिक्स वॉल्फ की थियोरी है, साइंटिस्ट वॉल्फ की थियोरी है, थियोरी ऑफ एपिजेनिक्स। और ये थियोरी दी गई है 1738 से लेकर के 1798 तक। ध्यान दीजिएगा, 1738 से लेकर के 1798 तक। इस थियोरी में, थियोरी ऑफ एपिजेनिक्स में क्या बोला गया? पश्च जनन सिद्धांत। क्या है एपिजेनिक्स? मतलब होता है पश्च जनन सिद्धांत। एपिजेनिक्स का मतलब पश्च जनन सिद्धांत। नोट करिएगा इसको, पश्च जनन सिद्धांत। तो इसमें पश्च जनन सिद्धांत में यह बताया गया, एपिजेनिक्स में यह बताया गया कि इसमें पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रहे, इसमें पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया में कुछ ऐसी कणिकाएं भाग लेती हैं जिनके कॉम्बिनेशन से, जिनके संयुग्मन से, जिनके आपस में संयोग करने से एक विशेष प्रकार के जाइगोट का निर्माण होता है, एक विशेष प्रकार के एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, और आज की थियोरी इसी को कहती है कि जीन, यही जीन है। आज की थियोरी में हम इसको जीन का नाम दिए। तो ये जीन ही ऐसे होते हैं जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जो कि माता पिता के गुणों को संतानों में ले आने का कार्य करते हैं। जीन ही ऐसे हैं जो कि माता पिता के गुणों को संतानों में ले आने का कार्य करते हैं। अर्थात इसी से स्पष्ट हो जाता है, लाइक बिगेट्स टेंड्स टू द लाइक, जैसे माता पिता होते वैसे ही संतानें उत्पन्न होती हैं। इस थियोरी के आधार पर देखा गया। आइए अगली थियोरी को देखा जाए, पैनजेनेसिस थियोरी। पैनजेनेसिस थियोरी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया। पैनजेनेसिस थियोरी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया है 1868 में, 1868 में। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की थियोरी है पैनजेनेसिस सिद्धांत। माय डियर फ्रेंड्स, पैनजेनेसिस सिद्धांत क्या होता है? पैनजेनेसिस में मतलब होता है पैनजीन से लिया गया, पैनजीन्स शब्द से पैनजेनेसिस लिया गया। और पैनजीन्स का मतलब होता है कि माता और पिता के शरीर से प्रदत्त सूक्ष्म द्रव्य। पैनजीन्स का मतलब होता है माता और पिता के शरीर से प्रदत्त सूक्ष्म द्रव्य, अर्थात सूक्ष्म द्रव्य से के ही कॉम्बिनेशन से माता और पिता के शरीर के अंदर से निकले हुए, अर्थात माता और पिता दोनों को बात मैं कर रहा हूं, माता की बात और पिता की बात, माता और पिता दोनों के शरीर के अंदर से निकले हुए पैनजीन से नई संतान जो है ये उत्पन्न हो जाती है। और जो नई संतान उत्पन्न हो जाती है, इसी से जो है ये डेवलपमेंट होता है इसी का, और एक नया जीव बन जाता है। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, साइंटिस्ट गाल्टन और वीजमान 1823 में, साइंटिस्ट गाल्टन और वीजमान 1823 में इन्होंने इस थियोरी को कहा कि थियोरी आपकी गलत है, अमान्य घोषित कर दिया। अगर इस थियोरी पर, जबकि इनकी थियोरी काफी हद तक सही थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की, लेकिन इस थियोरी को अमान्य घोषित किया। किसने घोषित किया? मैंने बताया गाल्टन और वीजमान ने। गाल्टन और वीजमान ने 1823 से लेकर के 1911 में इस थियोरी को कहा कि रॉन्ग थियोरी है, गलत थियोरी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इनमें हर पार्टिकल का नाम बताइए, अवयवों का नाम बताइए कि माता के शरीर से कौन से अवयव आते हैं और पिता के शरीर से कौन से अवयव आते हैं, किस प्रकार से इन अवयवों का कॉम्बिनेशन होता है और कहां पर कॉम्बिनेशन होता है और किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है और कहां पर डेवलपमेंट होता है और कब तक डेवलपमेंट होता है, कहां पर डेवलपमेंट होता है और
कब तक डेवलपमेंट होता है, दोनों सिद्धांतों की व्याख्या करनी पड़ेगी इसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के आधार पर जब इसका उत्तर नहीं दे सके चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, तो उन्होंने कहा कि आपकी थियरी गलत है, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। आइए अगली थियरी को देखा जाए। तो आप अगली थियरी को आइए देखते हैं। अब यहां से आप लोग उतार लिया इसको, अगली थियरी को देखा जाए। यहाँ के आने के बाद मैं अगली थियरी पर डिस्कस करने चल रहा हूं, आप भी नोट करते चलिएगा। अगली थियरी जो है, जो हम यहाँ पर 8 थियरी तक आप देख रहे हैं, मैंने 8 थियरी तक डिस्कस कर दिया है। अब जो 9वीं थियरी आ रही है, जो 9th थियरी आ रही है, आप इसको विषय में जरा देखिएगा। 9th थियरी में क्या बताया जा रहा है, 9वीं थियरी दी गई है, इसको कहा गया कि आइडियोप्लाज्म थियरी। नोट करिएगा, आइडियोप्लाज्म थियरी, आइडियोप्लाज्म थियरी, आइडियोप्लाज्म थियरी। ध्यान रहे, आइडियोप्लाज्म थियरी को देने का, आइडियोप्लाज्म थियरी को नोट करिएगा। आइडियोप्लाज्म थियरी को नीगेलाई साइंटिस्ट ने दिया है, नीगेलाई साइंटिस्ट ने दिया है, और 1884 में दिया है नीगेलाई ने दिया है, नीगेलाई ने दिया है 1884 में। ध्यान दीजिएगा, इस थियरी में क्या बताया गया। नीगेलाई ने बताया स्पष्ट रूप से कि माता और पिता के शरीर से कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनके निकलने से जो उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के जो धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती। उन धागे जैसी संरचनाओं का नाम अभी गुणसूत्र नहीं दिया गया, क्योंकि गुणसूत्र अभी तक नाम नहीं आया है। तो कहा गया कि धागे जैसी संरचनाएं जो निकल रही हैं, इन्हीं धागे जैसी संरचनाओं का कॉम्बिनेशन होता है, आपस में संयुग्मन होता है, और एक विशेष प्रकार की संरचना संगठित हो जाती है। और जो विशेष प्रकार की संरचना संगठित होती है, यही विशेष प्रकार की संरचना ही एक नए जीव की उत्पत्ति कर देती है। यह सिद्धांत किसका द्वारा दिया गया, नीगेलाई के द्वारा दिया गया। तो इस सिद्धांत को हमने कहा कि इस सिद्धांत को नीगेलाई के द्वारा दिया गया, और इस सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि जो है इसमें किस प्रकार से नए जीव की उत्पत्ति होती है, और नया जीव आसानी से जो है कहां पर उत्पन्न होता है, अर्थात नया जीव माता के शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नीगेलाई की थियरी आती है। एट लास्ट थियरी देखिएगा, जर्म प्लाज्म सिद्धांत। तो जर्म प्लाज्म थियरी एट लास्ट की थियरी दी जा रही है, जर्म प्लाज्म थियरी। जर्म नोट करिएगा, 10th थियरी, 10वीं थियरी है जर्म प्लाज्म थियरी, जर्म प्लाज्म थियरी, जर्म प्लाज्म थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है ये जर्म प्लाज्म सिद्धांत। अगर कोई पूछता है हु गेव द जर्म प्लाज्म थियरी, हु गेव द जर्म प्लाज्म थियरी, ऑगस्टस और वीजमान, साइंटिस्ट ऑगस्टस एंड वीजमान ने 1886 में दिया है। इसको नोट करिएगा, 1886 में दिया है ऑगस्टस और वीजमान ने, 1886 में दिया है जर्म प्लाज्म सिद्धांत। अब देखिए यहां पर यह क्लियर कर दिया गया कि माता और पिता के शरीर से एक विशेष प्रकार के जर्म प्लाज्म का स्राव होता है, जिनके आपस में संगुणन से एक नए जीव की रचना होती है। तो क्लियर हो गया यहां पर आकर कि माता और पिता के शरीर से जो है शारीरिक संबंध के समय एक विशेष प्रकार का जो है लिक्विड, एक विशेष प्रकार के द्रव का स्राव होता है, और इन्हीं स्राव के आपस में कॉम्बिनेशन करने से, इन्हीं स्राव के आपस में संयुग्मित करने से जो है एक विशेष प्रकार का जीव इनके शरीर में, माता के शरीर में उत्पन्न होता है। और जो जीव माता के शरीर में उत्पन्न हो रहा है, उसी को कहा गया कि यही जो है जर्म प्लाज्म है। जर्म प्लाज्म का अर्थ सीधा सा हो गया कि एक नए जीव को उत्पन्न करने वाला सिद्धांत, एक नए जीव को देने वाली थियरी, अर्थात ये जर्म प्लाज्म की थियरी आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से 10 थियरीज थी। ध्यान दीजिएगा, 10 थियरियां दी गई, और 10 थियरियों को मैंने जो है इसका नाम बता दिया और सारी चीजों को बता दिया। ये एग्जाम और एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा 2 मिनट का समय मैं और लेना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रेडरिक मिसर ही ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया। इसको मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया है। फ्रेडरिक मिसर ने जो है 1869 में न्यूक्लिक एसिड की खोज किया। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल माने आरएनए और डीएनए की खोज किया। और आगे बढ़ते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। देखिएगा सबका सिद्धांत कैसे मैच कर रहा है। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, इन दोनों ने ब्लड ग्रुप की खोज किया। ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ब्लड ग्रुप की खोज किया सन 19 में, मींस 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज हुई।
1900 में जब ब्लड ग्रुप की खोज हुई। इसके बाद आते हैं ह्यूगो डिब्रीज, साइंटिस्ट ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज की थियरी आती है। तो ह्यूगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया, उत्परिवर्तनवाद दिया ह्यूगो डिब्रीज ने, उत्परिवर्तनवाद दिया। उत्परिवर्तनवाद का मतलब होता है कि ऑल ऑफ सडन जीव में उत्पन्न होने वाला एक एकाएक ऐसा परिवर्तन जिससे कि एक नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे कि एक नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे कि एक नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नई संतान की उत्पत्ति हो रही है, इस नई संतान की उत्पत्ति किसके द्वारा हो रही है? यह नई संतान की उत्पत्ति जो है यह एक विशेष प्रकार के जो है द्रव्य से, जिसको जीव द्रव्य नाम दिया गया, यह जर्मप्लाज्म नाम दिया गया, इसी के द्वारा माता और पिता के शरीर से एक नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। तो लास्ट में सटन और बवेरी ने जो है गैमीट का अध्ययन किया और गुणसूत्रों का अध्ययन किया। अब यहाँ पर गुणसूत्र जो आ रहे हैं 1902 में आ रहे हैं, 1902 में आ रहे हैं। तो 1902 में 1902 में गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्रों की क्या विशेषता होती है, इस थियरी का पूरी तरह से अध्ययन किया गया और यह स्पष्ट कर लिया गया कि किस प्रकार से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से कोई नया जीव पैदा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आप देखिएगा कि सन 1922 की एक थियरी मैं आपको बता दूं। सन 1922 में हेल्डन नाम के साइंटिस्ट ने महारानी विक्टोरिया के पूरे खानदान की हिस्ट्री को जब इन्होंने डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके ब्लड में जो है एक विशेष प्रकार की कणिकाएं जो है नहीं पाई जा रही, प्रोथ्रोम्बिन नहीं पाए जा रहे हैं, जिससे उनके शरीर से निकलने वाला रक्त तो सदैव निकलता ही जाता है, वह जमने का नाम नहीं लेता, अर्थात इसको हीमोफीलिया के नाम से जाना गया। और इसी हीमोफीलिया के नाम से जो है डिजीज से आज भी उनका परिवार पूरी तरह से ग्रसित है। इस प्रकार से आपने देखा कि जर्मप्लाज्म का जो सिद्धांत रहा, जर्मप्लाज्म की जो थियरी रही, तो आज मैंने जर्मप्लाज्म की पूरी थियरी को आपके सामने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा चैनल है यूट्यूब का, मेरा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, ध्यान दीजिएगा। और मेरा जो कोचिंग क्लासेस है वो है कादरी कोचिंग क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे ये नॉलेज उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज के अपने इसी थियरी के साथ मैं यहाँ पर जो है आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।